नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हमने देखा है बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो चाहे हमारे मार्केट हो। तो ऐसे में शुक्रवार को इस हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन किस प्रकार के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे हम। और सबसे पहले देख लेते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल किस तरह का मूड मिजाज है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि थोड़ी सी खरीदारी के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 1% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, हालांकि 16,000 के नीचे है, लेकिन निचले स्तरों से खासी रिकवरी। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें, हरे निशान में हमने इसे ट्रेड होता हुआ देखा है। डाउ की बात करें, 200 अंकों की स्ट्रेंथ अब यहां पर दिखाई दे रही है, 31,850 के पार है। और नैस्डैक की अगर बात करें, नैस्डैक फ्यूचर्स की, तो 130 अंकों के आसपास की स्ट्रेंथ यहां भी दिख रही है। इनफैक्ट जापान का बाजार निके ये जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ एक कमबैक दिखा रहा है। सुबह हमने 570 अंकों के आसपास की ट्रेड होता हुआ देखा, अभी 600 अंक की मजबूती दिखाई दे रही है। बाकी बाजारों में हम देख रहे हैं उस तरह के खराब संकेत नहीं है। सिमिलरली अगर कमोडिटी मार्केट की हालांकि बात की जाए तो कच्चे तेल ने जबरदस्त कमबैक यहां पर दिखाया है। संकेतों में ऐसे कोई स्ट्रेंथ की बात नहीं है, लेकिन वहीं सोने चांदी की बात करें तो यहां जमकर पिटाई हो रही है। डॉलर इंडेक्स 105 के स्तर के काफी करीब हमें बीते सत्र में जाता हुआ देखा, और अभी भी हम देख रहे हैं उन्हीं लेवल्स के आसपास है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में कि इतनी ज्यादा पिटाई हुई है दुनिया भर के मार्केट्स की, आज कैसे संकेत हैं, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, स्थिति तो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है आज के, लेकिन संकेत क्या किसी भी तरह से थोड़ा सहारा देने वाले हैं? और कितना रिएक्ट करेंगे खराब न्यूज पर, यही मतलब होते हुए गिर चुके हैं ना, ऐसा लग रहा है। रोज ही अब देख रहे हैं गिरावट हो रही है। कल भी काफी वॉलेटाइल सेशन था, बट आज सुबह मूड थोड़ा सुधरा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सुधरा हुआ है, जैसे आप बता रही थी। एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, 100 अंकों की तेजी दिखा रहा है, 150 अंक हो गया अब तो। और डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर आपको दिखेंगे इस समय। कल शाम भी अगर हम देखें तो ग्लोबल बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव आते हुए दिखा। लगभग 750 अंकों की रेंज में डाउ पर आपने ट्रेड होते हुए देखा, और लगातार छठे दिन हमने देखा है कि डाउ गिरकर बंद हुआ। हालांकि हल्की गिरावट थी इस बार, सिर्फ 100 अंक फिसला है डाउ, बाकी गिरावट से देखें तो थोड़ी कम थी। और दिन के निचले स्तरों से बात करें तो लगभग 500 अंक सुधर कर डाउ बंद हुआ है, तो थोड़ी अच्छी रिकवरी नीचे से होते हुए बंद हुआ है। इनफैक्ट नैस्डैक हल्की बढ़त के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है, और दिन के निचले स्तरों से देखें तो नैस्डैक में 2% की रिकवरी थी, तो आईटी लेड रिकवरी थी। हालांकि सभी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये एक बड़ी बात है। वॉलेटिलिटी काफी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट में एक्शन अच्छा था, इसलिए हमने देखा कि रसेल 2000 करीब 1.25% ऊपर बंद हुआ। बॉन्ड यील्ड भी फिसली है, 2.8% पर आ गई है, तो थोड़ी राहत वहां से भी मिली है। 3.2% से हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, अब फिसल कर 2.8% पर बॉन्ड यील्ड भी आपको आती हुई दिखी है। 2-3 चिंता हैं। एक तो एप्पल, अब एप्पल बेयर मार्केट में आ गया है, यानी कि ऊंचाई से 20% से ज्यादा फिसल चुका है, तो ये एक चिंता है। सबसे बड़ा स्टॉक होता था दुनिया का, अब दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक है और बेयर मार्केट में आ रहा है, तो ये एक चिंता है। S&P 500 ऊंचाई से 19.5% गिर चुका है, यानी कि अब नैस्डैक के बाद S&P 500 भी बेयर मार्केट के बेहद करीब है। नैस्डैक तो ऑलरेडी ऊंचाई से 30% नीचे है बेयर मार्केट में, बट S&P 500 भी बेयर मार्केट में आने की तैयारी में है, ऊंचाई से 20%, ऑलमोस्ट 20% फिसल चुका है। कल पावेल साहब को नए टर्म के लिए एक्सटेंशन मिल गया। उससे पहले उन्होंने जो बयान दिए थे वो सामने आए, और महंगाई पर आक्रामक स्थिति से काम करना पड़ेगा, ये वो कह रहे हैं। अग्रेसिव टारगेटिंग होने वाली है इन्फ्लेशन को काबू लाने में, और अगर आप इन्फ्लेशन पर चिंता जता रहे हैं और अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तो फिर पावेल साहब की वार्निंग है कि अगर ये आक्रामक स्थिति रहती है तो फिर इसका ग्रोथ पर असर पड़ेगा, यानी कि आर्थिक स्थिति पर जो भी ये नीति अपनाते हैं इन्फ्लेशन को काबू लाने में, उसका ग्रोथ पर असर पड़ेगा। और इनफैक्ट उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि यूजुअली अगर आप अग्रेसिव रेट हाइक साइकिल करते हैं तो आने वाले समय में मंदी का भी डर रहता है, और ये डर बना रहेगा। इससे बचना एक बड़ी चुनौती होगी। सारी कोशिशें की जाएंगी, बट ये 2-3 काफी सीरियस कमेंट्स उन्होंने दिए हैं। हालांकि ऑलरेडी महंगाई पर इतना एडजस्ट हो चुका है बाजार की, कल उनके कमेंट्स पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया बाजार ने, बट काफी अग्रेसिव कमेंट्स कल पावेल साहब की तरफ से सामने आते हुए दिखे हैं, तो यहां पर भी आपको रखनी है नजर। यूरोप में हमने देखा आधे से 1.5% तक की गिरावट होती हुई दिखी है। कमोडिटी बाजार में भारी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। सोना 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार यहां पर आपने गिरावट आती हुई देखिए। चांदी 22 महीने के निचले स्तर पर है, $21 के भी नीचे अब चांदी आपको आती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 105 के करीब आते हुए दिखा है, नए 20 साल की ऊंचाई पर यह है। और कच्चे तेल में हालांकि कल थोड़ी नेगेटिव खबर आई थी, बट कच्चा तेल आज देखिए सुबह ऊपर होकर $109 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है। हालांकि ओपेक ने इस साल के लिए अनुमान घटाया है 3.1 लाख बैरल्स पर डे से
IEA ने करंट क्वार्टर के लिए अनुमान घटाया, पर इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल थोड़ा बड़े एक्शन में है और बेस मेटल्स में सुस्ती है। जिंक 4 महीने और एल्यूमिनियम 5 महीने के निचले स्तर पर है। तो खासा एक्शन दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल में तो हम सीसॉ स्विंग वाला एक्शन देख ही रहे हैं, लगातार सप्लाई और डिमांड को लेकर कशमकश बनी है। बहरहाल स्थिति पर नजर आज रखनी होगी कि किस प्रकार से हमारा मार्केट रिएक्ट करता है। शुक्रिया आपका दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो सारी डिटेल्स ग्लोबल मार्केट्स की रखने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन रहा। तो जैसा कि दीपांशु भी बता रहे थे, कैश स्पेस में FIIs की बिकवाली वो लगातार चिंता का सबब बनी हुई है। 5250 करोड़ से अधिक की बिकवाली हमने कैश स्पेस में FIIs की तरफ से आते हुए देखी है। DIIs वहीं दूसरी तरफ 4800 करोड़ से अधिक की खरीद बनती हुई दिखी है, तो वो राहत की बात है। FNO स्पेस में बात करें तो यहां पर भी FIIs का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 7551 करोड़ के पास की हमने खरीद बनते हुए देखी है। तो आज जिस प्रकार के ठीक ठाक संकेत मिल रहे हैं, इस पर हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्या ट्रेडिंग रेंज होगी, इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। आज SGX निफ्टी को हरे निशान में देखकर, डाउ नैस्डैक को हरे निशान में देखकर फ्यूचर्स को अच्छा लगा, लेकिन एक कशमकश में है कि मतलब निफ्टी में जो गैप अप ओपनिंग हुई है, वजह क्या है? इज इट सस्टेनेबल? गुड मॉर्निंग नेहा। ठीक है, वजह दो है। एक तो ये कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़े स्टेबिलिटी के संकेत हैं, अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच हल्के नुकसान के साथ डाउ बंद हुआ है, आज डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। और सबसे बड़ी बात यह कि 31,000 के आसपास अमेरिकी बाजार डाउ पर लगातार तीसरे दिन सपोर्ट देते हुए दिखे हैं। तो कहीं कहीं एक बढ़िया सपोर्ट वहां पर बनता हुआ दिख रहा है। शायद अब लोगों का ये मानना है कि इतनी सारी बुरी खबरें जो कल एक साथ आपने अभी गिनवाई है कि डॉलर इंडेक्स हाई पर है, इन्फ्लेशन को लेकर जेरोम पावेल साहब बहुत कड़क बयान दे रहे हैं, उसके बावजूद अब बाजार गिरना बंद कर रहे हैं। एप्पल आप देखिए बेयर मार्केट में चला गया है, लेकिन उसके बावजूद अब बाजार फ्रेश गिरावट नहीं दिखा रहे। इसका मतलब है कि बहुत पिट चुके हैं और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली हम भी अगर कमजोर हो रहे हैं तो हमारे लिए भी कमजोर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो बाहर के मार्केट ही है। तो आई थिंक बाहर के मार्केट में थोड़ा सपोर्ट जो आता दिखा है, उसका फायदा उठाने की कोशिश हमारे बाजार भी करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि हमारे बाजारों में भी कल एक वीकली एक्सपायरी का जो प्रेशर था वो खत्म हुआ। ओवरसोल्ड मार्केट है, कोई डाउट ही नहीं है। FIIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 17% पर आ गई। सोचिए मार्च फरवरी में जब कोविड आया था 2020 में, तब FIIs इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर इस लेवल पर आए थे, तो उन लेवल पर फिर से पहुंच गए। इतने ओवरसोल्ड है। तो आई थिंक ओवरसोल्ड मार्केट और ग्लोबल मार्केट में हल्का सा सपोर्ट, ये दोनों ट्रिगर काफी है हमारे बाजारों में एक गैप अप ओपनिंग देने के लिए, और उसी को आप SGX निफ्टी में इस वक्त आते हुए देख रहे हैं। और यही वजह SGX निफ्टी हमारे कल के 8% के इन्फ्लेशन के आंकड़े को भी कुछ हद तक नजरअंदाज कर रहा है। जी फिर इस सब के बैकड्रॉप पे हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी आज इनमें क्या लेवल्स पर नजर रखे सर? देखिए, सबसे पहली चीज है कि हमें खुलना है करीबन 16,000, ठीक है, जो यहाँ 150-200 पॉइंट ऊपर की रेंज में खुलने के जो संकेत आ रहे हैं वो जगह ठीक है खुलने के लिए 15,950, 16,000। फिर हम वहां पर देखेंगे कि 16,000 को हम पार कर पाते हैं या नहीं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 16,000 के लेवल पर फुट पर चाहे वीकली सीरीज जो आज से शुरू हो रही हो और चाहे मंथली सीरीज, दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है फुट में। यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं कि इस सीरीज में हम 16,000 के नीचे ज्यादा रहेंगे नहीं। हाँ, बीच बीच में जा सकते हैं, कभी कभार ऐसा कल जैसा एक झटका लगे गए वापस ऊपर आने की कोशिश करें 1-2 दिन में, वो हो सकता है। तो 16,000 आपके लिए बड़ा लेवल हो गया। और उस लिहाज से अब पहले अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आज के लिए बनेगा 15,550 से 15,675 का। ये 125 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 16,000 से 16,150 ऊपरी रेंज है, यहाँ पर आपको मार्केट जाते हुए दिखेंगे। तो आज मैं रेंज थोड़ी सी बड़ी 150 पॉइंट की इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जो बाजार के बड़े मूव है उसको आप आराम से पकड़ सकें। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल 33,000 की रेंज में आ गया है, 34,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ है। अब आज के लिए जो सपोर्ट होगा वो 32,900 से 33,150 ये बेहद मजबूत सपोर्ट है। और यही 8 मार्च के लोज भी है जो आपको होल्ड होते हुए दिखेंगे। ऊपरी स्तर पर एक बार 33,900, 34,150 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, जो कि अब तक बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, और वही रुकावट का काम करेगा। और एक बार 34,300 को पार करके टिके तो फिर फ्रेश खरीदारी और बढ़िया तेजी बनती हुई दिखेगी। तो ये सारे लेवल से इन पर आपको लिए नजर आज में आज पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। हमारे
दर्शकों को दिशा देने के लिए तो लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी में सर ने कहा है 15,550 675, ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपर साइड में 16,100 150, ये आज एक रेजिस्टेंस की रेंज हो सकती है। वहीं बैंक निफ्टी में 32,900 33,150, यहां पर कन्विक्शन सर का बन रहा है बतौर सपोर्ट रेंज, और अपर बैंड 33,900 से 34,000, ये आज एक रेजिस्टेंस रेंज का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन। स्टॉक्स एंड न्यूज की पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए कि नंबर्स कैसे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स की तो हालत अच्छी नहीं है, कंपनियों के नंबर्स कैसे हैं? अगर नतीजे देखे जाए, बड़े नतीजों में सबसे एलएनटी देखा जाए तो एलएनटी के नतीजे जो अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे, हालांकि 10% बड़ी है, इबिटा अगर देखेंगे सिर्फ 2%, ये आय आपको बड़ी हुई दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, पर जो अनुमान था वो इससे कहीं ज्यादा का था। अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स 12.3% पर आते हुए दिखे हैं, जो 13.3% से घटकर आए हैं। मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा 10% बढ़ गया है। अनुमान था कि 3,935 करोड़ आने का अनुमान था मुनाफा, और आया जो आया है मुनाफा वो 3,620 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और वहीं अगर आप बात करेंगे तो हालांकि जो न्यू ऑर्डर इनफ्लोज है वहां पर आपको 46% का उछाल देखा गया है। टाटा मोटर्स नतीजे अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 11% से 12% की कटौती देखी गई है। अगर आप इबिटा की बात करेंगे तो इबिटा भी 32% कट कर आया है। मार्जिन्स बात करेंगे तो मार्जिन्स 14.4% से घटकर 11.1% पर आते हुए दिखे हैं। और पिछली बार जो लॉस था 7,511 करोड़ का लॉस था, वो 1,100 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अपोलो टायर्स अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 11% बढ़कर आई है। अगर आप एबिटा की बात करेंगे तो वो 23% घटकर आया है। अगर आप मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन 16.2% से घटकर 11.2% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 60% गिर कर आया है। सीमेंस की बात करेंगे तो मिक्स्ड नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 8% बढ़कर आई है। और अगर आप इबिटा की बात करेंगे तो इबिटा ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, लगभग 1% बढ़ा है। मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स 13.1% से घटकर 12.3%, और मुनाफा भी फ्लैट रहा है। और अगर आप न्यू ऑर्डर इनफ्लो देखेंगे तो न्यू ऑर्डर इनफ्लो हालांकि 62% बढ़कर आया है। आरबीएल बैंक नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। एनआईएस लगभग 25% बढ़कर आए हैं। अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा 2.6x टाइम्स बढ़कर आया है। हमारा अनुमान 210 करोड़ का था और मुनाफा जो आया वो लगभग 198 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एबी कैपिटल नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 18% बढ़कर आई है। अगर आप मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में भी 20% का उछाल देखा गया है। और अगर आप टोटल AUM देखेंगे तो वो लगभग 10% बढ़कर आया है। हनीवेल ऑटोमेशन नतीजे काफ़ी खराब आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू, हालांकि जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 0.7% घटा है, पर अगर आप इबिटा देखेंगे तो वहाँ पे 32% का कट देखा गया है। और मार्जिन्स 19.2% से घटकर 13.1% पर आते हुए दिखे हैं, जो हमारा अनुमान था लगभग 15.7% का। और अगर आप मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा 104 करोड़ से घटकर 72.7 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि कंपनी ने 90 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। GSPL नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। अगर रेवेन्यू देखेंगे, आप आय देखेंगे, लगभग उसमें 8% की कटौती देखी गई है। और अगर आप एबिटा देखेंगे, एबिटा में भी 9% की कटौती देखी गई है। और अगर मार्जिन्स लगभग फ्लैटिश और स्टेबल रहे हैं। और अगर मुनाफा देखें, मुनाफे में 5.3% की कटौती देखी गई है। और बोर्ड ने 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। ओके, पॉइंट टेकन। अरमान, मिक्स बैग नंबर्स ये तो देखने में आए हैं। अब ये बताइए कि आज के लिए कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट हैं? खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स है जो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कैसा मूवमेंट रहेगा? बिल्कुल, अगर आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा निफ्टी में जो जिन कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं उसमें आपको दिखेगा टेक महिंद्रा, आइशर मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप F&O की बात करेंगे तो F&O में एल्केम लैबोरेटरीज, एस्कॉर्ट्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बंधन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा और REC जैसे नतीजे आते हुए दिखेंगे। कुछ एक्स डेट्स है मेरे पास, जिसमें धामपुर शुगर है, जिसमें डीमर्जर और स्पिन ऑफ का था एक्स डेट, उसके लिए एक्स डेट है। इंडस टावर, जिसमें इंटरिम डिविडेंड 11 रुपये का था। ऑरेकल फाइनेंस, जिसमें इंटरिम डिविडेंड 190 रुपये का। और GM ब्रेवरी, जिसमें फाइनल डिविडेंड 5 रुपये का। अब IPO अपडेट्स हैं, जिसमें IPO अपडेट्स में प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर, जिसका आखिरी दिन IPO लगभग 1.22 टाइम्स भरकर क्लोज हुआ है। अगर आप NIS देखेंगे वो 99% NIA जो भरा है वो 99% भरकर आया है। अगर आप रिटेल कैटेगरी देखेंगे तो 1.3x टाइम्स भरकर आई है। और QI भी देखेंगे तो 1.2x टाइम्स भरकर आया है। डिलीवरी IPO को काफ़ी सुस्त रिस्पॉन्स मिला है। आज IPO का आखिरी दिन है और अगर IPO अगर पूरा देखेंगे तो दूसरे दिन तक सिर्फ 23% बढ़ा है। उसमें QI भी 29%। आप रिटेल कैटेगरी अगर देखेंगे तो रिटेल कैटेगरी 40%। और अगर आप एम्प्लॉइज कोटा देखेंगे तो वो लगभग 12% बढ़कर आया है। वीनस पाइप्स कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स दिखता हुआ मिला है। दूसरे दिन तक IPO लगभग 4.4x टाइम्स भरकर आया है। अगर आप QIB की बात करेंगे तो वहाँ पे 36% भरा है। और अगर
अगर आप रिटेल की बात करेंगे तो रिटेल 7.5 टाइम्स भरा है। साथ में अब न्यूज़ में एनएचपीसी और टाटा पावर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 1000 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने और ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रोजेक्ट दिया गया है। राजस्थान में टाटा पावर सोलार को लगभग 1732 करोड़ के ऑर्डर दिए गए हैं और गुजरात में अगर अदानी इंफ्रा को देखेंगे तो लगभग 4300 करोड़ और आंध्र प्रदेश में SSEL SR जो कि एक जेवी है उसको लगभग 580 करोड़ के ऑर्डर देते हुए दिखे हैं। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो पर ध्यान रखिएगा जिसमें मार्च में रिलायंस जियो ने लगभग 12.6 लाख ग्राहक जोड़े हैं। वहीं अगर आप भारतीय एयरटेल की बात करेंगे तो भारतीय एयरटेल ने लगभग 22.6 लाख जोड़े हैं और अगर वोडाफोन की बात करेंगे तो वोडाफोन ने 28.2 लाख ग्राहक गंवाए हैं। JSW स्टील पर ध्यान रखिएगा जिस कंपनी ने इटालियन बिजनेस बेचने की खबरों पर सफाई जारी करी है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि कंपनियां लगातार कई संपत्तियों में अपने निवेश का मूल्यांकन रेगुलरली करती रहती है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसमें कंपनी ने लैंडिंग रेट को लगभग 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। पूनावाला फिनकॉर्प पर ध्यान रखिएगा जिसमें बोर्ड ने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस में 1000 करोड़ तक जुटाने के लिए मंजूरी दे दी और ये 1000 करोड़ जुटाया कैसे जाएगा? प्रेफरेंशियल इशू के लिए जुटाया जाएगा और उनका कहना है कि 15% से कम ही इसमें डाइल्यूशन किया जाएगा। और अंत में मेरे पास एक बल्क डील है जिसमें महिंद्रा सीआई है जिसमें पार्टिसिपेनियस एक है फंड जिसने लगभग 1.02 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं और असिया कंजर्वेशन और असिया इंस्टीट्यूशनल दोनों ने मिलकर लगभग 80 लाख के आसपास शेयर्स बेचे हैं। चलिए अरमान, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज खबरों के दम पर कहां एक्शन रहेगा एंड ऑफ कोर्स ट्रिगर्स कौन से होंगे जिस पर बाजार रिएक्ट कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। आज इनकी तरफ से फिनोलेक्स केबल्स खरीदने की सलाह है। 349 का स्टॉप लॉस, टारगेट 388 का रखने की सलाह है। अनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन है कि आज आप टीसीएस खरीद के चले। 3350 का स्टॉप लॉस लगाइए और 3515 यानी कि 3515 का टारगेट आपको इसमें मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से रिकमेंडेशन गुजरात गैस में आई है। खरीदारी की सलाह है। 555 का स्टॉप लॉस, टारगेट 585 और अंत में HCL टेक, यहां पर भी बाई की रिकमेंडेशन है। 1045 का स्टॉप लॉस, 1090 का टारगेट मिल जाएगा। बाजार में आज आपकी क्या रणनीति हो, किन स्टॉक्स में पैसे लगा के होगा मोटा मुनाफा, इस पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बताइए आज किन स्टॉक्स पर आपकी नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी सिंगापुर निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 150-170 पॉइंट्स के करीब ऊपर है और कल के दिन में अगर आप देखें तो वीकली एक्सपायरी की वजह से एक मार्केट में हमने एक एक्सटेंडेड सेलिंग देखी। हमें लगता है कि मार्केट एक बार ऊपरी लेवल पे खुलने के बाद तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट 16,000-16,050 के लेवल्स को कैसे क्रॉस करता है या वापस एक सेलिंग इमर्ज होती है। और इस वजह से हमें लगता है कि हम अच्छे स्टॉक्स, इनकी जो गुड क्वालिटी कंपनीज है जिनके नंबर्स अच्छे आए थे और जो सपोर्ट्स के करीब अवेलेबल है, उन्हें हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। निफ्टी में हमें लगता है कि अभी इमीडिएटली कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट कुछ इंट्राडे में करेक्शन करता है तो वहां पे कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती है, लेकिन करंट लेवल से एक बार निफ्टी में कोई भी ट्रेड अवॉइड कीजिए। स्टॉक्स में अगर बात करें तो हमें लगता है कि अगर लॉन्ग करने के लिए अगर कोई स्टॉक है तो वो है ICICI बैंक, जहाँ पे हम 690 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हम टारगेट रखेंगे यहाँ पे 710-715 के। साथ ही साथ हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी तेजी बनेगी क्योंकि जब अपनी करेंसी है वो वीक हो चुकी है, तो हमें लगता है HCL टेक्नोलॉजीज एक अच्छा विकल्प है। 1065 के करीब की क्लोजिंग है, इसे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे 1050 का, टारगेट रखे 1100-1120 के। हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इक्विटी मार्केट के बाद अब बात करते हैं कमोडिटी स्पेस की। यहां पर घमासान हमने कल के सत्र में देखा और आज भी उठापटक जारी है। SMC ग्लोबल की वंदना भारती अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। सोने चांदी में हमने भारी सेल ऑफ आता हुआ देखा। 700 अंक सोना टूटा है, 2000 रुपए से अधिक की कमजोरी हमने चांदी में देखी है। क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। कल की शार्प फॉल के बाद नेहा यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि एक बाउंस देखा जाएगा जब ओपनिंग ट्रेड होगी यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जो मेजर ट्रेंड है हमें उसके साथ रहना चाहिए और सोने और चांदी में जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा सा कॉल को रिवाइज करना चाहूंगी नेहा। मुझे लग रहा है कि 50,350-400 के करीब अगर एक आता है सोने में भाव, तो वहाँ पे फिर से सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम डाउन साइड टारगेट की बात करें तो मार्केट इजीली यहाँ पे गोल्ड में एक बार नीचे की तरफ 49,800 तक भी इनफैक्ट प्राइसेस आ सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे निहाले तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है नीचे की तरफ 49,200 भी यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाउंस पे सेलिंग करके ही यहाँ पे चलना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में।
और इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट भी इस तरीके का ही ट्रेंड दिखा रहा है। मतलब 50,000 के नीचे सोना लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल में महज 20 रुपए की स्ट्रेंथ कल दिखी है, आज क्या करें? जी नेहा, कच्चे तेल में दोनों तरफ का मूव दिख रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बुलियन की तरह या बेस मेटल की तरह इसका जो मूव है ये बिल्कुल डाउन साइड में क्लियर है। यहाँ पे दोनों साइड मूव है, बायर सेलर्स दोनों को मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रूड में 8200 के करीब बाय करना चाहिए, 8350 का टारगेट रखना होगा और स्टॉप लॉस इसके लिए 8125 का लगाना होगा यहाँ पे। और यहाँ एक चीज यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो मेजर यहाँ पे जो रेंज है क्रूड का ये 7800 से 8200 के 8400 के करीब है। तो इस रेंज में ही यहाँ पे कमोडिटी ट्रेड करने की संभावना है अगले एक हफ्ते तक। पॉइंट टेकन। वंदना, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बुलियन और एनर्जी में कहां पर रणनीति अपनानी है। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देखते हैं किन स्टॉक्स पर एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की है एफआईआर। तो सबसे पहले एलएनटी से शुरुआत करेंगे जिस पर ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने ओवरवेट का स्टैंस बरकरार रखा है, लक्ष्य हालांकि घटा है, 1848 किया है। जेफरीज बाय पोजीशन मेंटेन करने की सलाह है, लक्ष्य भी इन्होंने भी घटाया है और 2215 किया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट पर जेफरीज ने बाय की पोजीशन रीइंस्टेट की है, यानी कि दोबारा इस पर फोकस किया है, लक्ष्य 525 का है। बिरला कॉपर जेफरीज होल्ड की पोजीशन इनिशिएट की है और लक्ष्य 1090 का है। और अंत में जेफरीज नुवोको विस्तास पर इन्होंने अपनी होल्ड की पोजीशन एक बार फिर से इनिशिएट की है और लक्ष्य 360 का दिया है।